राधे राधे, जय श्री राम। और स्वागत है आपका अपने परिवार, अपने चैनल इजी वे मैथ विद एसटी पर। तो हम जो हमने डिसाइड किया था, अपने ही डिसीजन के मुताबिक हम ट्रिग्नोमेट्री को आज ख़त्म करने जा रहे हैं। मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 हम कर चुके हैं और ये चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। 16 क्वेश्चन है, 9.1 एक ही एक्सरसाइज है। कोशिश करूँगा एक वीडियो में अगर शॉर्ट हो जाए, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो एक में, वरना इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो आगे चलेंगे मेरे साथ। और सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रो, इसके इंट्रो की बात कर लेते हैं। देखिए सर, एक बात ध्यान से सुनिए। ये जो आपके टॉपिक्स जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये आप कर चुके हो, कुछ क्वेश्चंस कर चुके हो। ये पूरा चैप्टर्स डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनके मदद से हम ट्रायंगल्स की, राइट एंगल ट्रायंगल्स की हाइट निकालेंगे, तो कहीं उसका बेस निकालेंगे, तो कहीं उसकी हाइपोटेन्यूज की भी बारी आएगी। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। मैं आपको वो सारी चीज़ें बता देता हूँ पहले। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है 2 चीज़ों का। और 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो साइन, कॉस और टेन। इनके जो एंगल्स थे 0 पे, 30 पे, 60 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, जो मैंने टेबल पूरी बनवाई थी, वो ये टेबल पूरी यूज़ होने वाली है बहुत अच्छे से। और एक जो यूज़ होने वाला है वो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब हिंदी में कहूँ तो लाल बट्टे कक्का। तो इसके बारे में जिसने नहीं देखा हो वो पहली वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने पूरा समझाया है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। लाल बट्टे कक्का मेरे हिसाब से लगता नहीं कोई हिंदी का होगा तो भी हम इसको समझा करके चलेंगे। तो ये तो पता ही है आपको, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ए बी और सी, यहाँ मैं मान लेता हूँ एंगल थीटा, ये 90। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका मतलब क्या होता है? इसके हम पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये, इसमें होता है P/H, दूसरा पेयर ये जिसमें होता है B/H, और तीसरा पेयर ये जिसमें होता है P/B। P/B इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरा कैप गिर गया है, एक सेकंड मुझे दें। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है सर? ये तो आते हैं सर हमारे साइन थीटा के साथ, ये आते हैं सर हमारे कॉस थीटा के साथ, और ये आते हैं हमारे टेन थीटा के साथ। अब इनका मतलब क्या है? देखिए सर, अगर मैं एंगल यहाँ थीटा मान रहा हूँ तो एक चीज़ याद रखना, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है सर, वो चेंज नहीं हो सकता कोई। अगर मैं एंगल यहाँ पर मान रहा हूँ तो उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मानी जाएगी, और जिस साइड पर ये रखा है या जो बची कुची है वो आपकी बेस मानी जाएगी। ठीक है, तो ये वही है कि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन ए सी लेंगे। कॉस निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बी सी अपॉन ए सी लेंगे। और टेन थीटा निकालना होगा या हमें यहाँ से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी लेंगे। तो यही है। लाल बट्टे कक्का में क्या है? ये लंब, आधार और लंब, इसको हम क्या कहते हैं? लंब। ये हो गया आधार, लंब आधार लंब, और ये होता है काशिक कर्ण। तो ये बस है लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और आगे हम अब
हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ जो इस चैप्टर में मेन आपके काम आने वाली हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ अभी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत से डेविएशन भी बोलते हैं, बहुत से डिप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन या डेविएशन क्या होता है। देखो सर, अब मैं कहूँ कि मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं किसी प्लेन को, किसी फ्लैट को मैं देखता हूँ, तो मैं अपनी नज़रों से ऊपर देख रहा हूँ और मेरा जो एंगल बना इस नॉर्मल से वो एंगल बना। जैसे कि चलो छोड़ो, मेरे को छोड़ो, मान के चलो ये आपके पास एक ज़मीन है, अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है, मान के चलो मैं यहाँ पर एक वॉल खड़ी कर देता हूँ, ये सब वॉल हो गई है, ठीक है। सॉरी माई ड्राइंग इज नॉट गुड एज वेल, तो थोड़ा सा मेहनत कर लेना। ये मान के चलो एक बॉल हो गई, बॉल को मैं नाम देता हूँ ए बी, और मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ इस पॉइंट से, और मैं एक धागा बांध देता हूँ इस बॉल के टॉप पर। ये बांध दिया सर मैंने धागा। चाहे आप ये कह लो कि मैं यहाँ से ऐसे इसको देख रहा हूँ इसके टॉप को, या मैंने एक धागा बांध दिया। तो धागा बांध दिया तो जो ग्राउंड पर जो एंगल बना थीटा, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है सर। अब दोबारा दूसरी चीज पे आ जाते हैं। अब मैं कहता हूँ सर सेम यही है, बस ड्राइंग ही बन जाती तो फिर दिक्कत क्या थी। ए बी, ये पॉइंट में सी माने हैं। सेम मैं फिर से वही करता हूँ सी से। अब एक बार मतलब यहाँ से तो मैं देख रहा था, लो मैं अपनी आंख बना देता हूँ, ऐसी होती है कुछ कुछ, तो मैं यहाँ से देख रहा था। अब मैं कहूँ कि मैं यहाँ हूँ, मेरी आंखें यहाँ से देख रही हैं, मेरी आंखें यहाँ से देख रही है, ये नाम देता हूँ। जब मेरी आंखें यहाँ से देखेंगी और इस सी पॉइंट को देखेंगी, एक सेकंड यार, ठीक है, इस सी पॉइंट को देखेंगी तो देखो, जब मैं यहाँ से देख रहा था तो मेरा एंगल यहाँ अर्थ से, मतलब नॉर्मल, अर्थ जो हमारी होगी नॉर्मल हो गई, अर्थ से एंगल बना, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं नीचे ही तो देख रहा हूँ, ऊपर तो नहीं देख रहा, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, वो कैसे होता है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एंगल इसको मान लो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको मान लो, नहीं सर, यही सबसे बड़ी गलती होती है। ऊपर ये एंगल नहीं होता है, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ किया जाता है, नॉर्मल के साथ मीजर होता है। तो हम ऊपर, जब ऊपर से देख रहे हैं तो हम नॉर्मल क्या मानेंगे, तो सर हम ऊपर से जो देख रहे हैं ना, तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ से, और मैं सामने कुछ पड़ा हुआ है, मैं मान के चलो यहाँ से कोई पॉइंट देख रहा हूँ मैं, तो मेरा जो ये साइड है ना, ये वाला साइड, मेरा एंगल कहाँ से बनेगा, पहले मैं अपना नॉर्मल लगाऊंगा, तो मेरा नॉर्मल क्या होगा, मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ और मैं सामने देख रहा हूँ, जस्ट 90 पे एकदम, अपने 90 पर, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट देख रहा हूँ, तो वो मेरा बना सर नॉर्मल। और जहाँ मैं देख रहा था वो मेरी बनी स्लोप। तो स्लोप और उसके बीच का एंगल होता है, समझते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ पॉइंट सी को, ठीक है सर, अगर मैं पॉइंट सी को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैं अपना नॉर्मल कहाँ होगा, मेरा नॉर्मल होगा ये, मतलब एकदम स्ट्रेट। और उस नॉर्मल से जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या डिप्रेशन, ठीक है सर। इसको मतलब नॉर्मल से और जो एंगल मैंने बनाया वो वाला एंगल, मतलब ये जो नॉर्मल है इससे। अब पता है क्या होता है, होता बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन और डिप्रेशन ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आपको मैं सच बताता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता ही नहीं है कुछ। देखो कैसे नहीं होता, मैं बताता हूँ। मैं कहूँ कि हमने यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन निकाला, एक बात बताओ, ये नॉर्मल हमने लगाई है और ये भी नॉर्मल है, अर्थ है भाई। नॉर्मल हमारी क्या होती है, अर्थ के जस्ट पैरेलल नॉर्मल होती है।
ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल हो। अब पैरेलल के बीच में अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जाएगी, जो ये लाइन जा रही है ये वाली, तो जो ये एंगल यहाँ बनेगा ये यहाँ भी बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। जितना एंगल ये होगा ये होगा। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स होते हैं, हाँ शायद वही होते हैं। ट्रांसवर्सल जा रही है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से जो यहाँ दोनों पॉइंट एंगल्स बने वो क्या होता है, जो जेड बोलते हैं हम, जेड, ये वाला जेड, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल इक्वल इसके हो गए तो हम इससे जो वैल्यूज निकालेंगे, इस एंगल से जो इसकी वैल्यूज निकालेंगे, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस, वो सेम इस एंगल की ही लूजर की होंगी। क्यों? क्योंकि हम एंगल सेम ले रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन जाए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो उससे निकाल सकते हैं। तो डिप्रेशन डेविएशन होता कुछ नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि ऊपर नॉर्मल नीचे नॉर्मल, ट्रांसवर्सल जा रही है तो एंगल ये और ये इक्वल होंगे। इसके हिसाब से आप जो वैल्यूज निकालोगे वो इसके हिसाब से एक्यूरेट वैल्यूज आएंगे। तो जब भी बात डिप्रेशन या डेविएशन की आएगी तो इसी तरीके से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो ये तो सर ये जो आपका एंगल हो गया ना, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। इसको मैं बोलूँगा, यहाँ नहीं, ये काटता हुआ अच्छा नहीं लगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल, ठीक है सर। तो ये दोनों चीज़ें थी, आपको समझाने वाली चीज़ें यही थी। और आगे जो मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ टॉपिक है ऐसा जो बताना ज़रूरी हो तो मैं बताता हूँ। हाँ, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स आपको सारे करने हैं। एग्जांपल आप करिए, जो नहीं समझ में आता है वो आप मेरे से बेतरफ पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मेरी लास्ट वीडियोस में मेरा जो स्टैंड है जिस पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, कैमरा है, मोबाइल, जो भी बोल सकते हो, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी जो स्प्रिंग है ना वो बहुत टाइट है, तो फैन को ना बाइंड टू कर रही है। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दे रही है। तो मैंने हाँ दूसरा ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा। उसके लिए मेरे को बीच बीच में अपनी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, तो आपसे 2-2 सेकेंड का बीच, आधे घंटे में 2 से 5 सेकेंड का गैप ही हो जाएगा। तो आगे का स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स आपको जरूर करने हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं। हो सकता है उसमें से क्वेश्चन फंस जाए। एक आपका रिवर वाला है वो भी बहुत अच्छा है, उसी टाइप के आगे इसमें आंसर्स, क्वेश्चन आंसर दिए भी हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्यूशन हम निकालेंगे बड़े ही प्यार से और आसानी से निकालेंगे। तो हाँ, एक बात और कहूँगा, ये जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। आप खुद कहोगे हाँ बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, वैसे इसका धुआं और वो बना रहता है, हवा बना रहता है लोगों के साथ। बहुत ईजी तरीके से हम इसको करेंगे, चुटकियों में आंसर निकालेंगे। कुछ 3 से 4 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, वरना सारे क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखे हैं। शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा जो उनको भी गलत करके आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। आगे बढ़ते हैं और 9.1 को ख़त्म कराते हैं। और हिम्मत बनाए रखेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, हौसले बनाए रखेंगे, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए। ये तो बोर्ड है, आगे बहुत एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, ज़िंदगी के भी इम्तिहान आपको देने हैं। तो हौसले कभी कमज़ोर ना पड़े, हौसले कभी कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए, हिम्मत कभी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। और अगर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्ते ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अपनी मंजिल अंधेरों में भी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं 9.1। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो
स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वो रफ करने में टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया था, पॉज कर दिया था। और हमने ये ट्रायंगल के ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ बनाए हैं, 30, 45 और 60 साइन कॉस टेन के लिए। ये कुछ पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा जो हमारी रामबाण ट्रिक है उसके साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, लैंग्वेज समझेंगे और करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है और 20 मीटर लंबी रोप रस्सी उसको वो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। तो चलिए उस आगे देखते हैं। Which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। देखिए इसमें फिगर 9.11 दे भी रखा है, तो इसी को देखते हैं, बना लेते हैं। मैं फिगर यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है सर। देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन करने में मैं आपको फॉर्मेट दिखा के उस हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। तो ये 20 मीटर रोप है, ये मैं 20 मीटर रोप हो गई, मतलब ये सर्कस जो आर्टिस्ट है वो ऐसे करके कुछ चढ़ रहा होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। तो बढ़ते हैं। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो देखिए जो वर्टिकल पोल है वो ए बी है और ये जो रोप है वो ए सी है 20 मीटर। वर्टिकल ही है ए बी, वर्टिकल सिर्फ एक ही लाइन है इसमें, वो ए बी है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये स्लोप है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट हमें पता करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, इफ द, अब देखना कि एंगल यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है, ये चेक करना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, इस रोप से एंगल बन रहा है, रोप विद द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल तो ये है और रोप ये है, तो कुछ एंगल यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है सर। चलते हैं हम। तो हमें ए भी पूछा है, ठीक है। हमें गिवन दे रखी है, देखिए हम लिखते हैं। गिवन हमें दे रखा है ए सी इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है सर। और हमसे पूछा क्या है 2, और हाँ एक एंगल भी दे रखा है हमें, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब टू फाइंड, हमसे पूछा क्या है सर, ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, जिसको हम हाइट ऑफ पोल भी बोलेंगे सर, वही तो पूछिए, ठीक है। चलते हैं। अब एक बात बताओ, हमारे पास हाइपोटेनियस है, भाई देखो ये तो हाइपोटेनियस हुई, एंगल ये है, तो ये क्या हुआ सर, इसका परपेंडिकुलर, और ये हुआ इसका बेस। वो तो मैं बता चुका हूँ आपको, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिस पे एंगल रखा हुआ बेस, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है। तो अभी इसमें हमें ए बी निकालना है। अच्छा एक बार बताओ, ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ रहे हों। तो सर पहला ही पहला है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सॉल्यूशन अगर यहाँ करूँ मैं, तो मैं कहूँगा साइन 30 यहाँ से लूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और हाइपोटेनियस है आपका ए सी, जो कि हमें दे रखा है, यहाँ नीचे लेकर के चलते हैं। अच्छा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2। ए बी तो हमें निकालना ही है, ठीक है सर, और ए सी हमें दे रखा है 20 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 20 इधर आ जाएगा, 20/2 इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी कितना हो गया सर, 10 मीटर। ये देखो सर हो गया, यही से आप सीधा कर सकते हो, 2 और 10 कट गया। तो ए बी जो हमारा आ गया वो 10 मीटर आ गया। एंड ये जो है ये हाइट ऑफ द पोल है। तो हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, आप देखें, और मैं पॉज करके देख सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और एक बार मैं इस कैमरे को देख लेता हूँ, ये डिस्टर्ब तो नहीं हो गया है, बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है आजकल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो सर ये सही चल रहा है, और आई होप ये सही ही चले। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें तो फिगर नहीं दे रखा है,
हम फिगर बनाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बनाने में फिगर का क्या है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बड़े आसानी से कर रहे थे, तो फिगर क्या चीज़ है हमारे लिए। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, किसी वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से एक ट्री है, मान के चलो ये ट्री है इतना लंबा, वो टूट गया है, स्टॉर्म की वजह से टूट गया है, ठीक है। तो वो कुछ यहाँ से टूटा होगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ से, ये ग्राउंड है, वो कुछ अगर मैं कहूँ यहाँ से टूटा होगा तो ऐसे गिरा होगा। अब वो कैसे गिरा है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ट्री ये है, ठीक है सर, ये पूरा ट्री है, ये जो मैं डॉट बनाया है ये पूरा ट्री दिखाया है मैंने, और ये टूट करके ग्राउंड पे गिर गया है, ठीक है सर। ये टूट करके जो ये पार्ट था ये ग्राउंड पर गिर गया है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़े, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये जो टॉप था ये टच कर गया भाई, ये इस तरीके से ऐसे गिरा है, इस तरीके से ये ऐसे गिर गया, ठीक है सर। ऐसे हम नहीं बनाएंगे, आगे चलते हैं। टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, टचिंग द ग्राउंड एंड मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट मतलब ग्राउंड के साथ। तो सर ये इसने बोल दिया यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, अब हम ले लेते हैं इसको, मैं मानता हूँ ए बी सी और डी, हाइट ऑफ हम ट्री मान रहे हैं ए बी, ठीक है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री बी है, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, तो जो इसका टॉप है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसके बीच की मतलब बीसी, बीसी हमें दे रखी है इस 8 मीटर, तो ये हमें 8 मीटर दे रखी है सर। ये हमारा 30 डिग्री एंगल दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मैंने हिल गया है पूरा, मैं एक बार देख लेता हूँ सही चल रहा है, हाँ जी सही चल रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो सर भाई कैसे करेंगे हम पहले लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, ठीक है। गिवन हमें जो दे रखा है वो है एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और बी सी इज इक्वल्स टू 8 मीटर, और फाइंड टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है सर, हमें फाइंड करना है ए बी, दैट इज हाइट ऑफ ट्री, ठीक है सर। अब हमें पूरा ए बी निकालना है, तो देखो पूरा ए बी कैसे निकलेगा, एक तो ये डी भी निकल जाएगा और एक ये ए डी भी निकालना है। ए डी क्या है, ए डी यही तो है जो यहाँ टिक गया है आकर के, डी सी, भाई डी सी ही तो है ए डी जो टूट करके टिक गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो इसको निकाल लेता हूँ, एक इसको निकाल लेता हूँ, इन दोनों को अगर मैं निकाल लूँगा तो इन दोनों को मैं प्लस करके पूरा ट्रायंगल की ट्री की हाइट निकाल दूंगा। भाई ये और ये प्लस होकर के यही, तभी तो पूरा ए बी बनेगा, क्योंकि बाई स्टॉर्म ये टूट ही तो गया था। तो चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं, इसमें दो चीज़ें लगेंगी, और दो चीज़ें कैसे लगेंगी वो बड़े प्यार से लगेंगी। देखो वो बड़े प्यार से कैसे लगेंगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये देखो कि हमको डी बी भी निकालना है और डी सी भी निकालना है। तो पहले डी बी का देख लेते हैं। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें ये 90 है, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हो, तो सर 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं कहूँगा यह एंगल कितना है 30 है, तो मैं कहूँगा 10 30 इज इक्वल्स टू डी बी मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी, दैट इज 10 30 क्या होता है सर 1/√3। डी बी, अरे डी बी तो हमको निकालना ही है, और बी सी तो मैं 8 दे रखा है, तो सर डी बी क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 8/√3। इसको अभी ऐसा ही रहने देते, बाद में रेशनलाइज करके इसको सही कर देंगे, ठीक है। डी बी तो हम पे आ गया सर 8/√3। अब हमें चाहिए डी सी, यहाँ लिख देते हैं सर 8/√3। अब तो तुम कोई सा भी लगा दो, निकल आएंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज हो, भले यही लगा दो साइन वाला ही। तो
एक सेकेंड, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, डी बी इक्वल्स टू 8/√3। यहाँ थोड़ा सा मैं गैप यूज करूँगा। अब मैं कहूँ सर साइन 30 से लूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अरे सर परपेंडिकुलर तो ये है क्या है, डी बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, डी सी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2। डी बी क्या दे रखा है सर हमें, डी बी हमें दे रखा है 8/√3 और डी सी तो हमें निकालना ही है। तो सर डी सी का क्या होगा, डी सी होगा 8/√3 इंटू 2 दैट इज 16/√3। भाई ये ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, तो 8/√3 इंटू 2, तो ये क्या निकल के आया, तो सर हमारा जो डी सी है वो हमारा निकल के आया 16/√3। ठीक है सर, ये हमारे पास डी सी आ गया। अब हमें चाहिए क्या, ए बी। ए बी क्या बनेगा, डी बी प्लस डी सी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ट्रायंगल है, डी सी और ट्री है डी सी भी। तो जो डी सी है वो भी एक इसका ट्री का वो है, तो हम निकालने जा रहे हैं ए बी। अब हम ए बी अगर निकालें, ए बी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। ए बी इज इक्वल्स टू बी डी हमारा निकला था 8/√3 और डी सी हमारा निकला था 16/√3। तो सर इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 24/√3। अब सर इसको मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं नीचे रूट में नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो इसको अगर मैं रेशनलाइज कर भी दूँ तो ये क्या होगा, अपॉन में इंटू में ऊपर √3 और नीचे √3 कर दो, √3 से √3 है पूरा खत्म ही हो जाना है। तो 24 इंटू √3 अपॉन में 3, क्योंकि √3 से √3 3 हो जाएगा, तो ये 8 बार कट जाएगा भाई, ये पूरा 8 बार ही तो काट देगा इसको। तो ये क्या आएगा 8√3 मीटर। इट इज द हाइट ऑफ द ट्री ए बी। आप देख रहे हैं इसको, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर हमारा ये। आप ये ध्यान रखें इसको, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है मैं 8 से 10 क्वेश्चन ही इसमें कराऊँ और आगे की वीडियो हम जारी रखेंगे कल। आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डालेंगे जो हम कल बनाने जाएंगे। आज तारीख है 27, रात को करीब 12 बज रहे हैं। मैं इस वीडियो को 12 बजे शूट भी कर रहा हूँ आप सबके सामने, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ जिसका मेरे को आप कुछ भी नहीं है। मतलब सब्सक्राइब लाइक क्या होता है, पैसे चले जाएंगे क्या, बट आपको वो भी मंजूर नहीं है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सीधा सा, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन हमारे साथ है। वो है, इसका भी फिगर नहीं दे रखा, हम बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया कि हम 2 स्लोप बनाएंगे, स्लाइड जिस पे लोग फिसलते नहीं है, बच्चे छोटे छोटे चढ़ जाते हैं और उस पर झूलते हैं, ऐसे स्लोप टाइप का होता है, जिसको हमारे गांव में ररकाई बोलते हैं, ररकाई ररकना, जिस पे ररकते हैं। तो वो 2 बनाने की सोच रहा है बच्चों के लिए। 2 क्यों बना रहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए। द शी रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, वो लड़की है, शी रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। मतलब वो दो स्लोप बनाने की बोल रहा है। एक तो वो स्लोप चाहता है जो छोटी स्लोप हो और 5 कम साल के जो बच्चे हैं उनसे कम, उससे कम या उस पर राइड कर सके। तो मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, ये लो सर, ये 1.5 की हाइट है इसने बोला है,
हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड दैट इज सी। ठीक है, तो ये स्लोप बनाइए, ये हाइट है इसकी, यहाँ से बच्चा चढ़ेगा और फिसल जाएगा। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये एक एंगल साझा कर रहा है ग्राउंड से जो कि 30 डिग्री है। ठीक है सर। Whereas for elder children, बड़े बच्चों के लिए वो क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रही है, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। तो वो दूसरी बड़ी स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी हाइट 3 मीटर हो। मैं थोड़ा सा बड़ी स्लाइड बना देता हूँ, एक बड़ी हाइट बना देता हूँ, बड़ी स्लोप बना देता हूँ। ये देखिए सर, कुछ ऐसे दिख रहा होगा, एक छोटा है एक बड़ा है। इसको मैं पी क्यू और आर नाम दे दे रहा हूँ, ये एंगल इसका। ये जो है आपकी 3 मीटर की दी है उसने, इसको मैं दोबारा बनाऊंगा। पहले इसी को बना लेते हैं। एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ये है, ये 60 डिग्री साझा कर रहा है। ये छोटा वाला है, उसको यहाँ बना दे रहे हैं सर। ये 1.5 मीटर का है, ए बी सी, और ये 30 डिग्री की बना सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं बना पाएगा, कोई बात नहीं। What should be the length of the slide in each case? तो सर स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है, मतलब वो पी आर और ए सी पूछ रहा है ईच केस में। अरे सर इससे ज़्यादा सरल क्या ही हो सकता है हमारे लिए। तो चले सर हम स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या क्या दे रखा है पहले याद रखना। आप अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप गिवन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, फिर गिवन लिखिए, फिर टू फाइंड या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, और फिर नीचे प्रूफ लिख लीजिए। सर टीचर का ध्यान वहीं केंद्रित हो जाता है कि बच्चे को लिखना आता है, बच्चे को करना आता है, बच्चा जानता है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और मेरे को करना क्या है, क्या निकालना है। ठीक है सर। तो गिवन हमें दे रखा है, एक तो सर हमें पी क्यू दे रखा है 3 मीटर, और एंगल पी आर क्यू हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और ये दे रखा है ए बी जो हमें दे रखा है वो 1.5 मीटर, डेढ़ आधा मीटर है, और एंगल ए सी बी ये हमें दे रखा है सर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें टू फाइंड, हमें फाइंड क्या क्या करना है सर। फाइंड करने के लिए हमें करना है पी आर, जो कि पी आर एंड ए सी, ये क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड्स। सर यही तो पूछा, लेंथ ऑफ स्लाइड से पूछा, यही तो स्लाइड है, इस पर बच्चे घिस देंगे, झूलेंगे, मजे करेंगे जिंदगी के अपने, जो पहले हम भी किया करते थे। चलिए सर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, अब देखो दोनों में भाई एक ही चीज़ लगनी है। ऐसा क्या करें जिससे हमारे पास देखो परपेंडिकुलर तो है और हाइपोटेनियस हमें चाहिए, इसमें भी परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, तो सर एक ही बनता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का साइन थीटा। तो साइन हम पहले साइन 60 का निकाल लेते हैं। कोई किसी का भी निकाल लो, इसका उसका, तो हम पहले निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं बाकायदा। कैसे लिखते हैं देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल का साइन है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में हम क्या करने जा रहे हैं, साइन 60 इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है सर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू 3 मीटर दे रखा है और ये हमें पी आर तो हमसे पूछ ही रहा है सर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। पी आर हमारा क्या निकल के आएगा, 6/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझते हो, ये ऊपर वाला यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे वाला यहाँ मल्टीप्लाई। कैसे देखो, ये डिवाइड में था, ये √3 के मल्टीप्लाई में आ गया, ये डिवाइड में था, ये 3 के मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया √3 पी आर, और ये कितना आ गया सर, 3 दूनी 6, मतलब इसको मैं डायरेक्ट 6 लिख दूँ, और ये √3 डिवाइड में चला जाएगा, तो पी आर क्या आ गया, 6/√3। रूट को हम अभी सॉल्व कर लेते हैं,
क्योंकि हमको अलग अलग निकालना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उसको आप देख लेना, आप समझदार हैं, मेरे को मैं जानता हूँ, मैं समझा भी चुका हूँ कि पी आर 6/√3 कैसे आएगा। अब इसको सर हमें रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे दो ही चीज़ें पूछी हैं, तो हम बाद में रेशनलाइज एक साथ कर देते अगर एक ही चीज़ पूछी होती तो रेशनलाइज करने के लिए सिंपल फंडा √3 और √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा 6 × √3/3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा सर 2√3 मीटर। किसकी? PQR वाले की, इसकी आ जाएगी 2√3 मीटर, ठीक है सर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ गैप दे देता हूँ अपने साथ। अब मैं करता हूँ नाउ इन ट्रायंगल ABC sin 30 इज इक्वल्स टू वही आपका परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2। AB तो हमको 1.5 दे रखा है और AC हमसे पूछा ही है, तो वही सीधा ये इधर चला जाएगा, ये उधर, तो AC क्या बनेगी सर हमारी 3 मीटर की। ये दोनों हमारे पास निकल के आ गई हैं। देखें और हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पूरा कर चुके हैं। मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ सही है कि नहीं। जी सर अभी तो सही चल रही है, और देखें और मैं इसको रफ करके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम अपनी उंगलियों को चलाते हुए बड़े ही प्यार से क्वेश्चन को करते हुए हम चलेंगे। किसी भी चीज़ की आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बेधड़क बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए खुल रखा है। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 4 हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है सर। एक सेकंड, जी बिल्कुल सही चल रहा है। कैमरे का डर रहता है यार मेरे को 2 दिन से। हाँ तो सर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एलिवेशन है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, विजिट किया जा रहा है, जैसे कि हम नॉर्मल से या ग्राउंड से हम एक एंगल बना सकें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वही ग्राउंड से आ गए, तो एक हम टावर बना रहे थे पहले ना, मान के चले आज हम अब पूरा ऐसे बना लेते हैं। चलो ये टावर हो गया हमारा AB, और ये मैं कहूँ कि कुछ ये पॉइंट है, यहाँ से देखा जा रहा होगा ऊपर, ठीक है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, मतलब जो जिस पॉइंट से देखा जा रहा है वो फुट ऑफ टावर से 30 मीटर दूर है, तो CB या BC हम कह सकते हैं। 30 मीटर हमें दिया हुआ है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब ये जो है 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये भी पूछा है। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के आपको समझा देता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, C पॉइंट है, उससे एंगल बताया है जो कि 30 मीटर दूर है, वो एंगल कितना है 30 डिग्री है। और AB हमसे पूछा है, तो हम सिंपल ऐसे लिखते हैं। गिवन में हमें क्या दे रखा है सर, गिवन में हमें दे रखा है एंगल ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और BC इज इक्वल्स टू 30 मीटर, और हमें टू फाइंड, हमें पूछा क्या जा रहा है सर, हमसे पूछा जा रहा है AB दैट इज हाइट HEIGHT ऑफ टावर, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सर एक बार बताओ, ये 90 डिग्री है, इसके पास इसकी जो अपोजिट है वो क्या है सर, वो है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इसके जस्ट अपोजिट है, ये आपका 30 डिग्री है। और ये किस में आता है सर, tan में आता है। पर पे हमको निकालना क्या है AB, मतलब इसका परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमारे पास है,
वो सिर्फ टेन के साथ आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं क्या कहूँगा सर, मैं ये कहूँगा टेन, दोबारा लिख देता हूँ, टेन 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, दैट इज 1/√3 इक्वल्स टू ए बी तुमसे पूछा ही है, बी सी हमारा 30 मीटर है। तो मैं क्या कहूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू 30/√3 मीटर। अगर मेरे को इसका करना है रेशनलाइजेशन, क्योंकि करना पड़ेगा, अपॉन में रूट आ रहा है तो ऊपर भी नीचे भी, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी √3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे निकल के आएगा 30 × √3 अपॉन √3 से √3 3 हो जाएगा, तो ये सब 10 बार कट गया, तो ए बी क्या निकल के आएगा, ए बी निकल के आएगा 10√3। ये सर आपका फाइनल आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम गणित बनाएंगे। देखें, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। कोशिश रहेगी मेरी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी में करा दूँ, और 1 घंटे से ज़्यादा मैं इस वीडियो को रखने वाला हूँ नहीं। वीडियो में साथ में बना दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, कोशिश मेरी यही रहेगी साथ में बना दूँ, या नहीं भी हो पाया तो मैं कल इस वीडियो को पूरा डाल दूँगा, ठीक है सर। अभी के लिए हम देखते हैं, इसमें 16 क्वेश्चन है, हमारी कोशिश रहेगी 8 से 10 क्वेश्चन हम आज ही खत्म करें। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या ले रखा है, A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. मैं कहता हूँ एक पतंग है, वो उड़ रही है हवा में, और किस हाइट पर, 60 मीटर हाइट above the ground। देख दोबारा से पढ़े, A kite is flying at a height of 60 meter above the ground। तो मैं कहूँगा कि पतंग कुछ यहाँ उड़ रही है और यहाँ उड़ रही है, तो ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये वाला, और पतंग अगर यहाँ उड़ रही है तो ये 60 मीटर इसको हाइट बता रहा है पतंग को, सॉरी, हाँ जी 60 मीटर ही है। आगे पढ़ते हैं, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो टेम्पररी टाइड कर दिया है, टेम्पररी क्या है, यहाँ इस पॉइंट पर टाई कर दिया है। मैं कहता हूँ ए बी जो है ये पतंग है, पतंग से जमीन की हाइट ए बी है, ये सीधे रखा है हमें, तो ये दोबारा से देख लो क्या है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग का ये स्ट्रिंग है तो यहाँ से उड़ाई जा रही है, ये पतंग कैसे मानती है, द एंगल इंक्लाइंड विद स्ट्रिंग एंड ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो ये हमने 60 डिग्री दे रखा है। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है यार, इसमें कोई अलग क्वेश्चन में हम चले जाते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब झुकाव, झुलाव, जो झूला सा पड़ जाता है ना, पतंग उड़ाते हैं तो कुछ एक कर्व टाइप का उसमें बन जाता है, तो हम एज्यूम, ये बोल रहा है कि एज्यूम कर लो कि इसमें कोई भी कर्व, कोई स्लैक नहीं है, वो स्ट्रेट है। तो सर हमने गिवन क्या दे रखा है, गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 60 मीटर और एंगल ए सी बी दैट इज 60 डिग्री, और हमसे पूछा है टू फाइंड, हमें फाइंड करने के लिए बोला है ए सी। क्या है ये, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग बोल रहे हैं ना इसको, कुछ बोल रहा, हाँ ठीक है। चलिए सर सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा ही इजी, बड़ा ही आसान सॉल्यूशन है। एक बात बताओ कौन, अब देखो ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है, और ये इसके सामने ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साथ आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइड में साथ आते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
तो हम साइन 60 यहाँ से साइन लेकर के चलेंगे। देखो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आप ऐसे लिखें, मेरी पहले में 4 क्वेश्चंस में यही लिखता अच्छा रहता। कैसे लिखें? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है सर, साइन लेना है, साइन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और ए बी क्या है? ए बी हमारा 60 दे रखा है और ए सी हमको चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हम जाएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ए सी इक्वल्स टू 120/√3, ठीक है सर, 120/√3 होने वाला है। इसको अगर मैं कर दूँ रेशनलाइज कुछ इस तरीके से, तो ये कैसे अगर खुलेगा? 120 × √3/3, √3 का 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा सर 40 बार, ठीक है। तो मैं कहूँगा ए सी जो आया हमारा वो आया 40√3 मीटर। ये सर आपके सामने बड़ी ही आसानी से निकाला गया, 40√3 आंसर आ गया, ठीक है सर। ये क्लिक करें आप, इसको देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं, पॉज करके देख सकते हैं। ऐसा ही करते हैं, वीडियोस को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और आपको भी बोरियत नहीं होगी। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर जा रहे हैं और इस वीडियो को हम क्वेश्चन 8 इसमें हम क्वेश्चन 8 हम करेंगे। अगले 8 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डालेंगे, जिसको मैं कल वीडियो को पब्लिश भी कर दूँगा। तो क्वेश्चन 5 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर हम 6 को बड़ी आसानी से सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ। जी सर, कैमरा बिल्कुल ही सही आ रहा है, फोकस पड़ रहा है थोड़ा, 1 सेकंड में इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये लीजिए सर, अब आपको फोकस नहीं दिखेगा। तो आगे के क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे हैं। इसमें देखो सर, इसमें कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15, 4 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम 8 क्वेश्चंस तक आज करेंगे। वीडियो अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, हम 8 क्वेश्चन ही करेंगे यार। 8 क्वेश्चन हम अगली वीडियो मतलब कल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. चलिए सर, ये कह रहा है कि एक 1.5 मीटर का लंबा बच्चा है जो कि एक डिस्टेंस पर खड़ा है 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से। तो मैं पहले क्या बिल्डिंग बना लेता हूँ। मान के चलो मैंने बनाई ये बिल्डिंग, जो भी है सर आपकी 30 मीटर की बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को मैंने नाम दे दिया ए बी। ये जो बच्चा खड़ा है ये यहाँ खड़ा है, ठीक है। ये कितना है? इस बच्चे का नाम मैं दे देता हूँ पी क्यू। ये बच्चे का वो हो गई लेंथ 1.5 मीटर दे रखी है बच्चे की, ठीक है। ये पोल है, सॉरी बिल्डिंग है, और ये बच्चा खड़ा है, ये लड़का है वो खड़ा है। आगे बढ़ते द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ये एंगल बनने वाला है। कैसे बनेगा? फिर सुनिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब देखो बच्चे की आंखें पैर पे तो रहेंगी नहीं, कहाँ रहेंगी? सिर पे ही तो रहेंगी। तो फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक है। तो इस तरीके से वो बन गया। अब एंगल कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी तो एंगल ऐसे तो एंगल बनेगा नहीं, नॉर्मल पे एंगल आएगा, तो मैं वही बताने वाला हूँ। Increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. वो कह रहे हैं कि जब वो बच्चा देखता है अपनी आंखों से इसके टॉप को, तो उसका एंगल चेंज होता है। उसका एंगल कहाँ कैसे चेंज होता है? 30 से 60 की तरफ चेंज होता है। मैं क्या कहता हूँ सर, मैं पहले क्या नॉर्मल बना लेता हूँ। मैंने बनाई नॉर्मल, क्योंकि मैंने वही बताया था ना, जब हम देखते हैं तो वो हमारी नॉर्मल होती है। नीचे देख रहे हैं तो उस नॉर्मल से डिप्रेशन लग जाएगा,
ऊपर देख रहे हैं तो इस नॉर्मल से हमारा एलिवेशन नहीं है, तो ये नॉर्मल बना दी मैंने। अब वो पता क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि जो ये बच्चा है ना, ये आंखों से, अपनी आंखों से यहाँ तक जो एंगल बना रहा है वो 30 से 45 तक एंगल बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे बच्चा दीवार की तरफ बढ़ रहा है। देखें दोबारा पढ़ें इसको, वही कह रहा है वो कि the angle of elevation from his height to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance of he walked towards the building। ठीक है सर, मैं कहता हूँ ये धीरे धीरे अब यहाँ आ गया। देखिए यहाँ से जो एंगल बन रहा था वो तो 30 डिग्री, अब ये यहाँ हो गया। अब ये अगर इसी बिल्डिंग को ये ऐसे करके कुछ देखे तो यहाँ से इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है सर, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ C, इसको D और इसको क्या नाम देते हैं, इसको M दे देते हैं। चलो ठीक है सर, जब वो बच्चा यहाँ था तो 30 था, आगे आया दीवार की तरफ तो 60 हो गया, तो वो पूछ रहे हैं और इसको मैं N नाम देते हैं। ठीक है, ये तो P दे रखा है ना, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि वो बच्चा कितना चला, मतलब चला कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आया है ना, तो PC पूछ रहा है वो। तो पहले हम लिखेंगे गिवन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप देखें। गिवन में हमको AB दे रखी है, क्या दे रखी है सर, AB 30 मीटर। ठीक है सर, PQ दे रखा है, क्या दे रखा है, 1.5 मीटर। एंगल ACM, एंगल ACM 60 डिग्री और एंगल APM 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था सर, इसमें हमें फाइंड करना है PC, ये वाले डिस्टेंस, हमें ये वाले डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलिए सर सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा ही आसानी के साथ हम सॉल्यूशन को कर रहे होंगे। अब कैसे करेंगे वो आप बड़े ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं इसको नाम दे देता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ, ब्लैक मार्कर का यूज़ करता हूँ। देखो एक तो तरीका है आप सीधा MC और CP करके ऐसे करके कुछ लिखो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अगर हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए, इसको मैं नाम दे देता हूँ X। ठीक है सर, और चलो छोड़ो, हाँ इसको मैं X ही दे देता हूँ। ठीक है, चले एक बात बताएं सबसे पहले मेरे को आप, कि जब हम इन ट्रायंगल्स को करेंगे तो देखो हमारी नॉर्मल बन रही है यहाँ से यहाँ तक, तो हम पूरी तो AB लेंगे नहीं, हम AM ही लेंगे। और अगर AM हम लेंगे तो हमारी AM कितनी बन के आएगी सर, देखो मैं इस पर पूरा लिख करके दिखा देता हूँ। जो हमारी AB है वो तो हमें 30 दे रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी 30 मीटर, बट हमारी जो AM है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी होगी सर, 30 में से 1.5 घटाना पड़ेगा, इतना निकालना पड़ेगा जितनी बच्चे की हाइट है। तो 30 में से 1.5 जाएंगे तो 28.5 मीटर। 30 ही दे रखा है ना सर, हाँ जी सर, ये है। अब हमको ये निकालनी है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम MP और MC निकाल लें, अगर हम MP और MC निकाल लें तो हमारी MP में से मैं MC माइनस कर दूंगा, CP तो बचेगा, MP में से MC माइनस करने पर CP ही तो बचेगा। तो बस हम वही करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम MC निकाल लेते हैं और फिर हम MP भी निकाल लेंगे। ठीक है सर, तो मैं इसको X और इसको मैं Y नाम दे देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MC = X और MC Y, तो मैं लिख देता हूँ MC जो है मैंने X दे दिया है और CP जो है मैंने Y दे दिया है। तो अब मैं करता हूँ इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC, ये आना है AMC, इस वाले ट्रायंगल है ACM बोल दो और अच्छे से आ जाएगा आपको। इन ट्रायंगल AC और M, ACM में मैं लगाता हूँ 1060।
अगर मैं 10 लगाऊंगा तो ये तो हमारी बेस परपेंडिकुलर हो गई और बेस हमारे पास निकल के आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है 10, तो मैं करूँगा 10 60 इक्वल्स टू AM अपॉन MC। अच्छा 10 60 तो √3 होता है। AM हमें 28.5 मीटर दे रखा है और MC हमने x माना है। ठीक है सर, तो हम MC की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। इसको आप डायरेक्ट MC लिख सकते हो, MC ऐसे लिखा हुआ है। वो बहुत से लोग उसको x से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, वरना मेरे को सबसे बढ़िया फंडा वही लगता है, MC लिखो MP लिखो, काम खत्म होगा। चलिए कोई बात नहीं है, हमारी x MC निकल के आ चुकी है। अब हमको निकालनी है MP हमारी क्या है, x प्लस वाई। ठीक है सर, चलिए अब मैं यहाँ कर लेता हूँ, अब मैं करता हूँ n ट्रायंगल APM बड़े बड़े ट्रायंगल से हम निकालने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए सर, इसको एक काम करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की और y की। ठीक है, हमें यहाँ पर वैल्यू हमें x की और y की निकालनी पड़ेगी। तो देखो इसको ऐसे करते हैं, चलो x का ऐसे रहने देते हैं, आगे देख लेंगे। दो चीज़ों से हम एक क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, हम फिलहाल इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, APM में भाई मैं 1030 ले रहा हूँ। APM में मैं वही 1030 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। क्या है, परपेंडिकुलर AM अपॉन बेस NP, ये 1/√3 होता है। AM हमको 28.5 दे रखी है और ये क्या दे रखी है सर, x प्लस वाई। ठीक है सर, देखो x की वैल्यू हमें दे रखी है, अगर हम सीधा x यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे पास y निकलेगा, सीधा निकाल सकते हैं। वही तरीके से मैं करा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या था, मैं वो आपको मुँह जबानी बता दूंगा, जो मैं बोल रहा था ना, यहाँ से सीधा निकाल लेते हैं। चलिए सर, x प्लस वाई क्या, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √t। ठीक है, मेरे को y तो चाहिए, y इक्वल्स टू 28.5 √t माइनस x। x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है सर, तो y इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस, एक काम करते हैं, इसको हम वो निकाल लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल यहीं कर लेते हैं। चलो इसका हम बाद में लिखेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल नहीं, रेशनलाइजेशन, यह आएगा सर आपका 28.5 √3 अपॉन 3। एक्स हमारा आएगा 3 × 24, 3 9 27 और 3 5 15 √3 मीटर। ठीक है, क्या होगा, 3 5 15 घास लगी, 3 9 27 और 28। तो बस x की जगह हम यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा x जो निकल के आया है, x को 9.5 √3, दैट इज y क्या निकलेगा सर, देखिए 19 √3 मीटर, ये तो निकलेगा भाई। देखो 28.5 में से 9.5 घटाएंगे, 0.5 खत्म, 28 में से 9, 19 से तो बचेंगे। ठीक है, √3 का √3 आ गया, 19 √3 इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। y डेट है CP क्या है, CP ही तो y है, और y क्या है हमारा 19 √3 मीटर निकल के आया। x y हमने माना, हमने क्या किया, हमने पहले x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से रेशनलाइज करके x की वैल्यू निकाल ली, और फिर हमने इस बड़े वाले पॉइंट में हमने x को इधर ले गए, y को निकाला था, x की वैल्यू पुट कर दी, यही तो निकल के आएगा सर। एक तो ये तरीका था। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता था, मैं कहता उसको
जैसे 28.5 क्या हो जाता है हमारा, अगर मैं इसको ऐसे इधर ले आता तो 28.5 इक्वल्स टू रूट 3x, 28.5 इक्वल्स टू रूट 3x। सेम मैं यहाँ करता, यहाँ मैं क्या करता, देखो यहाँ से 28.5 इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन रूट 3। तो देखो 28.5 भी और 28.5 यहाँ भी, 28.5 तो सेम ही रहेगा, तो रूट 3x इक्वल्स टू किसके रख देगा मैं, x प्लस वाई अपन रूट 3 के। तो वैसे निकाला था, कैसे भी निकाल लो, बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चंस करने के। मैंने अपना तरीका आपको बता दिया है, अपना क्या जो मेरे को कलम पे पेन पे चढ़ गया वो मैं तरीका आपको बताता चला गया। तरीके बहुत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आप देख सकते हैं, और मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ। और अगर इसका दूसरा तरीका जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। क्या करना होता है, x को इधर ले गया, 28.5 की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3x। ऐसे ही x प्लस वाई को इधर ले गया, 28.5 की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई अपॉन रूट 3। तो एक तो वैल्यू हमारे पास रूट 3x आ गई सॉरी, और एक x प्लस वाई अपॉन रूट 3 आ गई। इन दोनों को इक्वल रख दो क्योंकि 28.5 इक्वल है। x से x वाला टर्म कहीं ना कहीं आकर के क्रॉस मल्टीप्लाई में कट जाएगा। थोड़ा सा उसमें और आगे काम करना पड़ेगा, सॉरी यार मेरे को जुकाम हो गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको अगर देखना है तो पॉज करके देखिए, वीडियो में लंबी नहीं कर सकता हूँ। चलिए आज की वीडियो के दो अंतिम क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चलिए सर मैं बात कैमरा देख लेता हूँ ये सही है कि नहीं। हाँ जी अभी तो सही चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground the angle of elevation of the top and the of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45-60 respectively, find the height of the tower। क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही था जो हमने अभी किया, उसी तरीके से लैंग्वेज चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखते हैं क्या है, दोबारा से पढ़ पढ़ के और एक एक लाइन पढ़ पढ़ के हम एक एक फिगर बनाएंगे आपके सामने। तो मेरे साथ पढ़ेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। अब एक बात बताओ, हम एक ग्राउंड से एक टावर के टॉप को भी देख रहे हैं और बॉटम को भी देख रहे हैं। अगर वो टावर जमीन पे रखा हुआ तो बॉटम तो जाएगा नहीं कुछ, एंगल सीधा हो जाएगा। ठीक है सर, एंगल सीधा हो जाएगा कितना, 180 ये तो हम निकालेंगे नहीं। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन डेविएशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर के एंगल उस पे टॉप पे और बॉटम पे ग्राउंड से एक एलिवेशन, दो एंगल्स जा रहे हैं। ठीक है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो सर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। मैं ये कहता हूँ ये जो हमारी बिल्डिंग है ये 20 मीटर हाई है। इस बिल्डिंग को नाम मैंने ले लिया ए और बी। इस पर टावर रखा हुआ है यहाँ से, बहुत बढ़िया, बस यही तो सी। ये बिल्डिंग है ए बी और इस पर टावर रखा हुआ है ए सी। 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, इस पर रखा हुआ है, और जो पॉइंट हम बना रहे हैं ग्राउंड पे वो हम कुछ यहाँ बना देते हैं। एक तो इसके टॉप पे जा रहा है और एक इसके जा रहा है बॉटम पे। फिगर ही तो, बस यही तो बात है यार, जब तक फिगर नहीं बन जाते तो मजा नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, इसको करते हैं आगे। ये लीजिए सर, बना दिए फिगर। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अब मजा आएगा। ये देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट को मैं ए बी सी डी मान लेता हूँ। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम ये हो गया और टॉप ये हो गया, ऑफ एक ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर एसी हो गया हमारा, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर ये फिक्स है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो बॉटम पे कितना है 45 और टॉप पे 60। बॉटम पे कितना है, ये वाला जो एंगल है ये बता रहे 45 और टॉप वाला ये जो एंगल है ये आपका है 60। ठीक है सर। अब हमसे पूछा क्या, हाइट ऑफ टावर, मतलब ए से पूछा है जी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है सर। गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर, एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल ए डी बी ये कितना है 45 डिग्री। देखिए सर, सी डी बी 60 दे रखा है और ए डी बी 45 दे रखा है। ठीक है, ए डी बी सी डी, ठीक है सर। टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें ए सी करना है जो कि हाइट ऑफ टावर या लेंथ ऑफ टावर, कुछ भी बोल सकते हो, हाइट या फिर लेंथ। चलिए सर, अब हमें ये निकालना है, ये भी बहुत आसान है। मैं इसको एक्स नाम दे दूँ, वैसे तो ए सी रहने तो ज़्यादा अच्छा है, बट कोई बात नहीं, एक्स से थोड़ा सा वो कम हो जाता है लिखने का प्रेशर, एक्स नाम दे दो। चलो चलिए सर आगे चलता है। एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले को निकाल लूँ, भाई देखो ये 90 डिग्री जा रहा है, इसका बेस है, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी, छोटे वाले ए डी बी के लिए भी और सी डी बी के लिए भी, ये बेस है ना सर। अगर मैं बेस को निकाल लेता हूँ तो मेरे पास पूरी भी आ जाएगी, पूरी में से ये 20 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब देखना सर, सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल ए डी और बी, ए डी बी, मैं इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में बात करने जा रहा हूँ। ये जो है ये कितना बना हुआ है सर, ये 45 का है, मैं कहूँगा 10 45 इक्वल्स टू, देखो 10 क्यों लिया मैंने, भाई हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है और हमें बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपन बेस लगा दो, और 45 डिग्री दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी, यही तो होगा सर। अरे 10 45 तो एक होता है और ए बी हमें 20 दे ही रखा है और बी डी हमारे पास क्या होना चाहिए सर, बी डी, इसको ऐसे लो, बी डी हमारे पास हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये 20 मीटर, ये लो सर, ये हमारे पास हो गया 20 मीटर। चलिए वैसे भी आपको मैं बता दूं, जहाँ एंगल आपको 45 दिख रहा है, दिख जाए और लगाना हो 10, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1 आता है। ठीक है सर। अब मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी बड़े वाले ट्रायंगल में लेके चलता हूँ, वही मेरे को सॉरी यार, परपेंडिकुलर और बेस के साथ काम करना है। तो मैं क्या कहूँगा 10, वही 10 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के साथ ही आएंगे, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू बी सी या सी बी कुछ भी ले लो अपॉन बी डी, बी सी तो उसको सी बी कर देता हूँ, सी बी अपॉन बी डी। एक बार बताओ 10 60 तो √3 होता है और बी सी क्या है हमारा, बी सी है सर हमारा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स ही तो बी सी है पूरा, ए बी प्लस ए सी ही तो बी सी बनेगा 20 प्लस एक्स, और बी डी हमको तो सर 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, हमने निकाला है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो ये क्या बनेगा 20 √3 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। ठीक है सर, 20 को मैं माइनस में ले जाता हूँ, 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स। इसमें से अगर मैं 20 कॉमन ले लेता हूँ, इसको बाहर लिख लेता हूँ, क्या है, क्या आया है
x इक्वल्स टू 20√3 - 20। अगर मैं इसमें से 20 कॉमन ले लेता हूँ, ये लीजिए सर, 20 कॉमन ले लिया तो √3 - 1 मीटर, दैट इज AC, दैट इज हाइट ऑफ टावर। क्या है हमारे पास 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। अगर अपॉन में होता तो इसको रेशनलाइज करते, अपॉन में नहीं है तो इसको रेशनलाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये आपका जो है ये वाला पार्ट, ये आपका आंसर है 20√3 - 1। अब देखें, फिर मैं रफ कर देता हूँ। पॉज करके देख सकते हैं हम आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। बड़ी ही अच्छी बात है कि आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब में नहीं हुआ हूँ बाहर के शोर से, कुत्तों के भौंकने से। हालांकि एक बार बीच में भौंका था बट हमने उसको इग्नोर कर दिया, फुल इग्नोर कर दिया। जहाज की आवाज़ क्वेश्चन के साथ करते हैं। जहाज की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी बखूबी। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलिए सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही सीधा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनेंगे और करेंगे आगे। एक स्टैचू है, एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल, जो कि 1.6 मीटर लंबी है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल बोल सकते हो आप, उसका जो स्टैंड होता है, या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी दीवार ले लो आप, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, उसके ऊपर वो 1.6 मीटर लंबी स्टैचू मतलब मूर्ति रखी हुई है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा चलो इसको बना ही देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं, बनाते हुए चलते हैं। तो सर मैं ये कहता हूँ, ये एक पेडेस्टल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूर्ति रखी हुई है 1.6 मीटर की। ये मूर्ति रखी हुई है और ये पेडेस्टल है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है सर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। अब मैं यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट से और ये जो एंगल बना, ये ग्राउंड से बोला है उसने टॉप ऑफ स्टैचू। क्या बोला है, फिर से सुने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री रखा है सर हमें, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, मतलब पॉइंट डी से, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ पेडेस्टल, देखो पेडेस्टल तुम्हारा BC है। अब B को चाहे आप पेडेस्टल का टॉप कहो या स्टैचू AB का बॉटम कहो। B को आप चाहे पेडेस्टल का टॉप कहो या स्टैचू AB का बॉटम कहो। तो उसने टॉप ऑफ पेडेस्टल कह करके ये जो एंगल है आपका, ये 45 बना करके यहाँ दिखा दिया है ये। तो सर ये तो हमारा जो एंगल है ना, ये बड़ा वाला, ये कितने का है, 60 का, और ये जो हमारा बना है 45 का। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको देखिए, इसको कैसे लिखते हैं। ये 60 है और 60 नहीं है, ये 45 है, और ये जो बना है हमारे, ये 60 बना है, ठीक है सर। और मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी सर, ये 45 है, वो बड़ा वाला 60 है। बड़ा 60 कौन सा है, जो स्टैचू का टॉप है, और 45 इसका टॉप है पेडेस्टल का। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट, सॉरी यही होता है मेरे साथ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ जाता हूँ। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब BC। BC की हाइट सर पहले जैसा ही क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। तो गिवन में क्या दे रखा है आपको, हमको दे रखा है AB = 1.6 मीटर,
ठीक है। एंगल ए डी सी हमको 60 दे रखा है और एंगल बी डी सी हमको 45 दे रखा है, हमसे ये पूछा गया है। अब देखते हैं सर, उस वाले में पहले वाले में क्या था, ये दे रखा था, इससे ये निकल गया था और पूरा निकल गया था, बड़ा ही सिंपल था। अब इसमें सर ए भी दे रखा है, पूछा क्या है, टू फाइंड, ध्यान से देखेंगे सर इस क्वेश्चन को, है ना, टू फाइंड बी सी। बी सी क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है सर। अब ध्यान से देखेंगे, पहले मेरी बात समझेंगे आप, मैं कह देता हूँ, मैं इसको x समझ लेता हूँ, चलो ठीक है सर, इसको मान लेता हूँ y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर आगे चलते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं। इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी छोटा वाला ट्रायंगल, एक बार बताओ मेरे को इन दोनों में रिलेशन रखना है। क्यों मैं इन दोनों में रिलेशन रखता हूँ, और बड़े वाले में मैं इस वाले से पूरा 1.6 प्लस एक्स और इससे रिलेशन रख लूंगा, तो एक रिलेशन सेम आ जाएगा अपने पास y। तो परपेंडिकुलर कोण बेस के लिए हमको tan रेशियो tan का यूज करना पड़ेगा, और tan जब हम छोटे वाले में बी डी सी में करेंगे तो tan 45 आएगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये लीजिए सर, ठीक है सर। तो कहूँगा मैं tan 45 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी, अरे बी सी अपॉन डी सी तो एक्स अपॉन वाई है, चलो नीचे रख देते हैं इसको। tan 45 की वैल्यू क्या होती है सर, 1, तो मैंने कहा था जहाँ 1 ऐसे आ जाए tan 45 आ जाए तो एक्स और वाई बराबर हो जाए, 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये मैं यहाँ से पता चल गया, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, तो एक्स अपॉन वाई मतलब ये दोनों सेम है, ये हमें पता चल गया। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आया ना, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स, सर एक हमारे पास आ गई, पॉइंट निकल गए, ठीक है। अब हम दूसरा स्टार्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल को लेने वाला हूँ, एन ट्रायंगल ए डी और सी, ए डी और सी, वही परपेंडिकुलर कोण बेस के साथ काम करना है, तो मैं 10 लगाऊंगा। अब इसमें tan 60 लगेगा क्योंकि वही बड़ा वाला ले रहे हैं, बड़े वाले में 60 बन रहा है, इक्वल्स टू वही ए सी अपॉन डी सी। और एक बात बताएं सर आप, tan 60 की वैल्यू होती है सर √3, होती है ना सर, देखो tan 60 की वैल्यू √3। ए सी तो हमको दिख रखा है सर 1.6 प्लस एक्स ही तो है, 1.6 प्लस एक्स ही तो है, और डीसी क्या है सर, अरे डीसी तो हमें वाई दे रखी है। अरे एक बात बताओ, अब मेरे को छोटी सी वाई तो हमने एक्स प्रूव किया था, वाई इक्वल्स टू एक्स रखा था नहीं रखा था, देख के रखा नहीं था, पूरा सॉल्व किया था ये हमने, इसको रखना नहीं बोलते, इसको कहते हैं पूरा सॉल्व करना, इसको बोलते हैं पूरा सॉल्व करना। y इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू y, एक ही बात होती है ये ना, x इक्वल्स टू y, कुछ भी लिख लो, तो मैं y की जगह x लिख सकता हूँ क्या, अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्यों, लो क्योंकि x इक्वल्स टू वाई है, जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। देखो सारी इक्वेशन x में आ गई और हमको x ही तो चाहिए था, ये लो सर। अब देखो इसको यहाँ से आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इसको यही सीधा एलसीएम 1.6 प्लस 1 मान के कर लो, इधर आ जाएगा, ऐसे कर लो, या आप इसको इधर ले जाओ, हम इधर ले चलते हैं, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बहुत लोगों की समझ में भी नहीं आएगा। x को मैं इधर ले जा सकता हूँ, अरे बिल्कुल ले जा सकता हूँ, √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स है। अब एक बार बताओ, क्या इस x को भी मैं इधर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ सर,
√3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.6 हो गया। क्या इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ? सर बिल्कुल ले सकता हूँ। चलो मैं इसको आगे लूँगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.6। x अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। x इक्वल्स टू x तो चाहिए ही हमें, x तो हमें चाहिए ही, तो हम क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब सर इसका करना पड़ेगा हमें रेशनलाइज, क्योंकि हम कभी रूट नीचे नहीं छोड़ेंगे। तो हम अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस वो +1 का ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन √3 + 1 का हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसका आंसर आएगा हमारे पास, क्या आंसर आएगा सर? 1.6 √3 + 1 हमारा मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। और नीचे सर एक बार बताओ, a + b a - b क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, सॉरी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज क्या आएगा? 1.6 ये चल ही रहा है सर हमारा √3 + 1 मल्टीप्लाई में अपॉन ये √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 तो होगा, 1 क्या आपका होगा? 1 हो जाएगा। तो सर ये आपका x निकल के जो आएगा वो 1.6 और √3 + 1 अपॉन 2 निकल के आएगा। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 0.8 आएगा। और 0.8 को हम कैसे लिखेंगे? 0.8 √3 + 1 मीटर। यही सर आपका आंसर है। x हमारा निकल गया, x ही तो निकला है सर। ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ। दैट इज x इक्वल्स टू, ठीक है सर, इसको पीछे लिख देता हूँ आपको समझ में कैसे ही आएगा यार। x इक्वल्स टू 1.6 √3 + 1 अपॉन 2। भैया 2 ही तो आया, तो 3 - 2, तो हेंस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई 0.8। क्या आ गई x की वैल्यू हमारे पास यार? ये x इक्वल्स टू 0.8 √3 + 1 मीटर। सर ये आ गई आपका एग्जैक्ट आंसर। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बोलिए ताला लगाया जाए? ये आ गया सर x। x क्या है? x जो है हमारा वो BC ही तो है। तो BC हमारी क्या आ गई? 0.8 ये आपका मोस्ट फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन का ये रहा सर। नहीं तो BC पूछी थी पेडेस्टल, तो ये 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और क्वेश्चन इसमें 16 है। अगली वीडियो में हम अगले 8 क्वेश्चंस का मतलब 9 से लेकर के 16 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा यहाँ तक बने रहने के लिए। और मैं ये जिज्ञासा रखता हूँ कि आप मेरे से क्वेश्चंस पूछें। मैं आपसे जिज्ञासा यही रख सकता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछें। जो समझ में नहीं आता है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये आशा रखता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आशा के साथ साथ जिज्ञासा है, आप मेरे से पूछोगे ज़रूर। तो यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद, और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में 8.9.1 की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।